This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब, नमस्कार नाज़रीन। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात के इस नए शुमारे में। किताबों की अहमियत और आफियत के मुतालिक हम पिछले शुमारों में बात कर चुके हैं। किताबें हमारे लिए कितनी अहम है ये हम सभी जानते हैं। हाँ, ये एक बात तो वाज़ेह है कि किताबें पढ़ना और उनसे मालूमात हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ इसके लिए हमें किसी महंगे गैजेट की, किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हम इसे चार्ज करने के लिए कोई पावर प्लग या कोई ऐसा डिवाइस खोजते हैं। बस एक शर्त होती है कि आपके पास आपकी मनपसंद किताब हो। आज जिस किताब पर हम बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है पानी में बसी अनोखी दुनिया। नाज़रीन, ज़मीन पर जो चीज़ें हैं, जमादात और नबातात, उनके मुतालिक तहक़ीक़ करना तो आसान है, मगर पानी के अंदर जो दुनिया होती है उसके मुतालिक तहक़ीक़ करना दुश्वार गुज़ार है। ये किताब कितनी ही अहम है, इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान हैं प्रोफ़ेसर अहरार हुसैन साहब। आप जामिया मिल्लिया से हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि ये जो किताब है पानी में बसी अनोखी दुनिया, इसको पढ़ते हुए आपके पहले शुरुआती तासुरात क्या हैं? जी, शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो आपका सवाल है कि मेरे तासुरात क्या हैं, कि मैंने भी इस सिलसिले में कई बार उर्दू में किताबें लिखी हैं। जी जी। लेकिन वो ज़ाहिर है पानी की इस दुनिया के अंदर नहीं लिखी हैं और जानवरों पे लिखी थी। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं जानता हूँ और ख़ास तौर से जो पानी में बसी अनोखी दुनिया उसके बारे में बहुत कम जानते थे। कुछ ख़ास किस्म के एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम जानते थे। तो मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे ये किताब भेजी और मेरी नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा हो गया उसके बारे में, और वो शायद मेरे फ्यूचर में भी काम आएगा। जब मैं कभी कुछ लिखने बैठूँगा तो शायद वो जो मददगार भी होगी। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे ये किताब बहुत अच्छी इसलिए लगी कि इतनी तफसीली किताब पानी के अंदर के जो जानवरों के ऊपर है वो शायद मैंने नहीं देखी थी। तो उर्दू के अंदर भी थी तो मुझे और मज़ा आया उसको पढ़ने के लिए। तो इसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो कि ये बहुत छोटी सी किताब 70-72 पेज की किताब है जी। और इसमें मुझे जैसा लगा कि मालूमात ही मालूमात है, एक भी लफ्ज़ फाजिल नहीं है, ज़ाया नहीं हुआ है। तो इस पर जो तहक़ीक़ हुई होगी या जो एक लंबा काम चला होगा उस कोशिश के लिए आप क्या कहेंगे? काफ़ी मुश्किल काम था। वैसे तो जैसे जो जोग्राफिकल चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उसमें हमें इसके ऊपर वीडियोस दिखाए जाते हैं, लेकिन इतनी तफसील से और बारीकी से उन जानवरों के बारे में स्केचेस बनाए, ये सारी चीज़ें बना करके ये किताब जब पहली बार 1995 में पब्लिश हुई होगी तो शायद उस वक्त ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखती होगी। अब इसके क्योंकि 3 एडिशंस आ गए हैं और क्योंकि नेट पे भी अब बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, वीडियोज़ भी आने लगे हैं, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती है, लेकिन लिखी हुई इन्फॉर्मेशन शायद नहीं मिलती। बारीकी से हर जानवर के बारे में बताना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, वो अपनी हिफाजत कैसे करता है, दुश्मनों से कैसे अपनी हिफाजत कर पाता है और अपने खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत तफसील से दी हुई हैं। तो जब भी किसी जानवर के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है तो उसकी तफसील और फ़ोटोग्राफ नहीं, स्केच है, तो स्केच से लगता है कि इस जानवर की हम बात कर रहे हैं। इसके जो ओरिजिनल वर्जन था शायद वो उसका नाम था वंडर वर्ल्ड अंडर वाटर, जो फिर ट्रांसलेशन करके उर्दू के अंदर लिखी गई। प्राइस इतनी कम है, 45 रुपये के हर किसी को ख़रीद लेना चाहिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और छोटी सी किताब है, 71 पेज की, जैसे अभी आपने भी कहा। तो जो असल बात है ये है कि हम क्योंकि ज़मीन पे रहते हैं
और जो बायोस्फीयर कहलाता है, ज़मीन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और इसमें वो स्पेस जहाँ पे हवा है, पानी है, खाना है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये वो उस स्पेस की बात हो रही है। क्योंकि इसमें कुछ जानवर ऐसे भी थे जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, सांस लेने के लिए ज़मीन पे भी आ जाते हैं और पानी के अंदर रह करके भी सांस ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है मेहरार साहब, जो मुझे लगी, आपके ख़यालात जानना चाहूँगा, वो ये कि न सिर्फ उर्दू बल्कि इसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज भी अपनी जगह पर रख दिए गए हैं। जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो भी साथ साथ चलते हैं, ताकि जो जानकारी दी जा रही है वो पूरी हो सके और पूरी जानकारी कोई ले सके। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो इससे 100% एग्री करता हूँ कि जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई बार हम उसको जब ढूंढने निकलते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी नहीं मिलती है। तो इस किताब में जो टेक्निकल नाम रखे हैं या टेक्निकल लैंग्वेज की इस्तेमाल की गई, वो एज इट इज़ रखी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल ज़रूरी था। मैं इसी तरह से लिखता हूँ। तो मुझे तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती उसका ट्रांसलेशन नहीं किया, लेकिन जहाँ उनको समझाने का इशू था उन्होंने बहुत अच्छी ज़बान में, आसान ज़बान में उसको समझाने की कोशिश की है। तो इससे गुड थिंग फॉर मी। अच्छा, एक बात और कि जो अनोखा लफ्ज़ इन्होंने किताब के उन्वान में रखा है, अनोखी दुनिया, तो काफ़ी अनोखी चीज़ें में, जैसे एक डॉक्टर मछली का भी जिक्र है कि एक मछली है जो कि बीमार मछलियाँ उसके इर्द गिर्द आ जाती हैं और वो अपनी भाग दौड़ से उससे उनका इलाज कर देती है। ये नई चीज़ है जो कि आप पढ़ने वालों के लिए है। इसमें और भी नई चीज़ें हैं। जी। जैसे कुछ मछली ऐसी हैं जो कलर छोड़ती हैं जी, अपने आसपास अपने आप को बचाने के लिए लाल रंग का कलर देती हैं, तो दूर से लगता है कि खून बह रहा है। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनके धागे हैं जिस्म के ऊपर और वो ग्रीन कलर के हैं, तो जब जमघटा लगता है, बहुत सारे एक जगह वो मछलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो लगता है जैसे वहाँ कोई ग्रीन पार्क है। तो उससे क्या होता है कि कुछ जानवर अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो वो उनको पकड़ करके फिर अपने खाने के इस्तेमाल में ले लेते हैं। इससे वो अपने आप बचाव भी करते हैं और अपना जो शिकार करना होता है उसको भी कर लेते हैं। वो जो आपने कहा डॉक्टर मछली, बल्कि एक कुरान मछली भी है जिसके अंदर उसके लिखा हुआ आता है, कुछ इस्लामिक लैंग्वेज उसमें नज़र आती है, मैं अभी उसका जिक्र करूँगा। तो वो भी इस तरह की चीज़ें भी हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ जानवरों के बारे में, बहुत डॉल्फिन है या सी की बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये सब इनके बारे में बहुत कॉमन है। लेकिन जिस तफसील से इस किताब के अंदर लिखा गया है, तो मुझे लगा ये तो हज़ारों हैं जो ज़मीन के ऊपर कम है, बल्कि पानी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है ज़मीन के ऊपर पानी का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, फ्रॉग, स्नेक और क्या नाम है, इस तरह की चीज़ें, स्टार फिश हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो उसकी वैरायटी है इस किताब के अंदर, मैंने इसके अंदर लिस्ट किया हुआ है। और जैसे अभी आपने कहा कि टेक्निकल टर्म्स अंग्रेज़ी में हैं, तो वो अंग्रेज़ी में ही उन्होंने लिखे हैं, तो मुझे उसे पढ़ने में आसानी हुई, समझने भी आसानी। मुझे लगता है कि जो उसके और उसके मुतालिक अगर कोई और दीगर मालूमात हासिल करना चाहे नेट से या और दूसरी जगहों से, तो उनके लिए एक आसान होगा, ट्रैक करना आसान होगा, सर्वे करना आसान होगा। जी। अगर वो वेबसाइट पर भी जाते हैं तो ये टेक्निकल नाम लिखेंगे तो उसकी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आसान है। तो एक बड़ी अच्छी कोशिश है। इसमें स्केचेस भी हैं मछलियों के और बस यही है कि आइंदा जब इसका 4th एडिशन आए तो इसके अंदर फोटोग्राफ्स ऐड हो सकते हैं बजाय स्केचेस के, और क्योंकि आजकल फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, उन फोटोग्राफ्स को अगर डाल देते हैं इनके अंदर और माइनर एडिटिंग करके, ये किताब अभी भी मेरे ख्याल से 4th एडिशन भी उतना ही डिमांड में होगा जितना कि इनकी बाकी सीरीज़ रही हैं। मुझे इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये किताब निसाब में भी शामिल कर देना चाहिए प्राइमरी स्कूल तक, क्योंकि उनको मछलियों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जो वो देखते हैं टीवी पे देख ली या मार्केट में देख ली, लेकिन इसमें तो वैराइटीज़ ऑफ मछली हैं। वो मछलियाँ जो पानी में, गहरे पानी में रहती हैं, कुछ बीच में रहती हैं, कुछ ऊपर की सतह में रहती हैं जहाँ सूरज की रोशनी आती है, तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं लोगों को। कुछ वो मछलियाँ हैं जो पानी के साथ मूव करती हैं, माइग्रेटरी फिशेस कहलाती हैं, कोई वहीं पे रहती हैं, कुछ वहीं रहती हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। अब वो बहुत तेज़ पानी है, अगर बहुत तेज़ पानी होगा तो मछलियाँ मूव कर जाएंगी, जब मूव करेंगी तो उस जगह उसका ज़ख़ीरा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे उसको पकड़ने की भी होती है, वो चिपक जाती हैं ज़मीन से, तो वो हवा के बहाव की वजह से वो फिर मूव नहीं करती, उसी जगह रह जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का एक वो है कि जितना भी ये
दुनिया है, जानवरों की दुनिया पानी के अंदर है, वो यूनिफॉर्म रहे और जिस इलाके का भी समंदर है उसके आसपास जो मुल्क हैं जिनको उसकी ग़िज़ा के लिए ज़रूरत होती है, शायद उनको वो सब चीज़ें मिलती रहें। और क्योंकि अगर हवा के साथ पानी के साथ मूव कर जाती है तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है इसकी। और इस अनोखी दुनिया की एक अनोखी बात मुझे ये भी लगी कि बड़े जामे अंदाज में, बड़े कम अल्फाज में, एक 70 पेज की किताब में बहुत कुछ, जिसको कहते हैं गागर में सागर जैसी बात अगर हम कहें तो वो, और खदीजा अजीम के लिए हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत बड़ा काम किया मेरे ख्याल से, और बहुत ज़बान बहुत आसान की है उन्होंने। शायद वो अंग्रेज़ी की किताब में शायद मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन उन्होंने उसको आसान बनाने की भी कोशिश की है ताकि जो बहुत मुश्किल उर्दू नहीं जानते हैं वो भी शायद इसको पढ़ के आसानी से उस जानवर के बारे में डिटेल समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एरार हुसैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाजरीन, ये था किताब कायनात के शुमारे, इस शुमारे का पहला हिस्सा। आपको बता दें कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और पब्लिकेशन डिवीज़न, इनका मकसद ये है कि जो तारीख़, साइंस, अदब, इनसे मुताल्लिक़ ढेर सारी किताब छापना जो कि अहम है आपकी मालूमात के लिए, आपकी जानकारी के लिए। तो इस शुमारे का पहला हिस्सा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले हिस्से की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम किताब कायनात के दूसरे हिस्से में आपका खैर मक़दम है। आज जिस हिंदी किताब पर हम गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है ईसप की गीत कथाएँ। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में हैं क्षमा शर्मा जी। बहुत बहुत खैर मक़दम आपका प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते। ईसप की गीत कथाएँ जो हैं, इस परंपरा के विषय में बताइए, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? इसकी 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगी। गीत कथाएं तो मैं पहली बार देख रही हूँ, लेकिन ईसप और पंचतंत्र और हितोपदेश, जी जी, उन तीनों को पढ़ते हुए आप ये मुश्किल होगी कि कौन सी कथा कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि बहुत सी कथाएं मिलती जुलती हैं, कई पात्र बदल गए। जैसे कि खट्टे अंगूर कहानी है तो ईसप की कथाओं में गीदड़ है जिसको शेयार कहते हैं, और पंचतंत्र की कहानी में लोमड़ी है। तो उस तरह का बहुत मिक्सिंग अब भी है। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि बचपन में मैं अपने घर में अपनी दादी, नानी, पिताजी, दादाजी सबसे सुनती आई हूँ। जी जी। जो ईसप के जैसे पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, और वो भी 3 राजकुमारों को नीति कथाएं सिखाने के लिए। लेकिन ईसप की कथा थोड़ी दूसरी है और इसलिए हमारे दिल को बहुत छूती है। वो ईसप गुलाम थे, यूनान में रहते थे, गुलाम थे, और उन्होंने गुलामों की जो अवस्था थी, सभी जानते हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार होता था, तो उसका विद्रोह किया था वो खिलाफ। तो उनको काल कोठरी में डाल दिया और वो इतने दिन जेल में रहे कि जब वो निकले तो बूढ़े हो चुके थे और कोई सहारा नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर वो भीख मांगने लगे और बच्चों को कहानी सुनाने लगे, और उनकी कहानियाँ इतनी रोचक होती थी कि सुनने के लिए बच्चे दौड़े आते थे। इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक की शुरुआत ईसप की अपनी कथा से हुई है। अच्छा। बाद में फिर उनकी जो सुनाई गई कथाएं थी उनको लिपिबद्ध किया गया होगा कभी, और उसको गीतों में पिरोया गया है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको जो कथाओं को गीत में ढालना एक कठिन काम है। तो उसको निरंकार देव सेवक जी ने किया है, जो एक तरीके से हिंदी बाल गीतों के पिता में माने जाते हैं, और उनके शिशु गीत नई दिशा देने वाले और आदर्श शिशु गीत माने जाते हैं बच्चों के लिए। तो उन्होंने कि आप कहें तो मैं वो आपको थोड़ा 2-4 पंक्तियाँ सुनाऊँ जो उन्होंने ईसप के बारे में इसमें लिखी हैं। तो वो बहुत ही दिलचस्प हैं, और कैसे एक गुलाम की कथा जो है, सुनाऊं? बिल्कुल जी। किसी समय यूनान देश में दास प्रथा का
जब था जोर, दास बाजारों में बिकते थे जैसे गाय बैल पशु ढोर। फिर वो जब ये सब बाहर आ जाते हैं जेल से तो लिखते हैं निरंकार देव सेवक जी, अक्सर बच्चे उसे देखकर दौड़े चले आते थे, बूढ़े बाबा कहो कहानी खड़े खड़े चिल्लाते थे, जो चाहे वो उनको पढ़ ले, जो चाहे वो गाए, चरण चूम लूँ मैं ई सब के अगर कहीं मिल जाए। वाह। तो मैडम जो गीत कथाएं हैं जो जी। इस किताब में शामिल की गई हैं उनकी भाषा पर बात करते हैं। जी। कहाँ तक ये भाषा बच्चों के लिए, या इसका रंग क्या है, क्या अंदाज है, इस पर बताइए कुछ। देखिए सभी बच्चे अपने देश में एक तो निरंकार देव सेवक जो हैं वो जाति धर्म की जो बेड़ियां हैं उनको पसंद नहीं करते हैं और उससे अलग हटा के चलते हैं बच्चों के। तो हर तरह की भाषा का इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन हर तरह की भाषा से अर्थ ये नहीं है कि वो भाषा कठिन है, बहुत सरल भाषा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर आप बच्चों को बहुत जिसको कहना चाहिए संस्कृत निष्ठ हम कहेंगे हिंदी में, उसको बताने लगे तो बच्चे फिर उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। दादी नानी की कहानी में उनको वही आनंद आता है ना कि फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा भी हुआ। तो वो उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे वाला जो बच्चों का एक वो है। तो बहुत सरल भाषा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गीतों में लयात्मकता है, इन्हें गाया जा सकता है। और जो आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा है कि जो तमाम विज्ञापन आते हैं उनको बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि उनमें संगीत होता है और गाने की एक लय होती है। तो अगर बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी जाएं उसमें लय नहीं है तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते, तुकान कविता को पसंद नहीं करते। इन गीतों में मैडम जो इन गीत कोई एक गीत है जो जब उसका अंत होता है तो उसमें एक कोई नसीहत होती है। हालांकि जो नई सोच है, नया सोच बच्चों के लिए है लिखने वालों का, वो कहते हैं कि बुनावट होनी चाहिए कहानी के भीतर ही, रचना के भीतर ही उपदेश या कोई आप उसको संस्कार की बात देना चाहते हैं या कोई नीति की बात बताना चाहते हैं तो वो रचना के भीतर ही हो, वो कविता के भीतर हो, वो गीत के भीतर हो, कहानी के भीतर हो, बाल उपन्यास के भीतर हो। ये पुरानी पद्धति है कि आप उपदेश दें, क्योंकि माना यह जाता है कि उपदेश अक्सर सुने नहीं जाते हैं, कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है। लेकिन इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो कहानी से ही जुड़ा है, वो उपदेश वैसा नहीं है, वो कहानी से ही जुड़ा है। और जैसे इसको मैं पढ़ते हुए जैसे वो कर रही थी तो जैसे ये था कि ये वो एक बंदर का बच्चा एक कहानी है इसमें, उसमें ये हम लोगों ने राजा के उसमें पढ़ी है, लेकिन भाई एक राजा था, उसने कहा कि जिसका सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो राजा के यहाँ काम करने वाली दासी अपने बच्चे को लाती है। लेकिन ये बंदर को लेकर है कि एक बार वनराज ने कहा कि भाई सारे जो है सब जानवर अपने अपने बच्चों को लाएं और प्रतियोगिता हो रही है कि किसका बच्चा सबसे सुंदर है, उसको इनाम मिलेगा। तो बंदर अपने बच्चे को लाता है और वो उस बेचारे बच्चे के सर पे बाल नहीं है, वो बहुत पतला है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाक पैंची है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो और लेकिन वो बंदर कहता है मुझे तो अपना ही बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो लिखते हैं, पर तुम शायद नहीं जानते सबको अपने अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते, सुंदर राज दुलारे लगते। तो एक मनुष्य की जो साइकी है कि मेरा ही बच्चा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, तो वो उस तरह की चीज़ें, भाषा बहुत सरल है और बच्चे याद कर सकते हैं। मैं अक्सर स्कूलों में जाती हूँ तो वहाँ टीचर्स कई बार ये शिकायत करते हैं कि जो है बच्चों को गाने वाली कविताएं जिसमें मात्राओं में कोई टूट ना हो, जो गा सकें। तो वो ये किताब इस मामले में बहुत अच्छी है। और निरंकार देव सेवक जी से तो फिर कोई सवाल कर ही नहीं सकते हैं, वो इतने एक तरीके से हम ही लोगों के ग्रैंडफादर, तो हम इस पीढ़ी के तो ग्रेट ग्रैंडफादर। और भी गीत कथाएं हैं इस किताब में, उसमें से किसी एक के विषय में बताइए जो आपको पसंद आई हों। हाँ जी, मैंने बहुत सी इनका उल्लेख किया। देखिए जो खरगोश और कुत्ता
एक है कथा इसमें, जिसमें कुत्ता तेज दौड़कर भी खरगोश नहीं पकड़ पाता है। तो निष्कर्ष के रूप में जो सेवक जी हैं वो लिखते हैं, जो जीने की इच्छा से है बंधकर दौड़ लगाता, खाने की इच्छा से दौड़ा उसको पकड़ न पाता। यानी कि जो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रही हूँ और कोई मुझे मारने दौड़ रहा है तो मैं जीत जाऊंगी, या कोई बच्चा या जानवर वो जीत जाएगा। दूसरा एक है कि शेर और रीछ और गीदड़, एक कविता है, इसमें जो है हिरण के बच्चे को लेकर शेर और रीछ में युद्ध छिड़ जाता है कि ये शिकार किसका है, तो गीदड़ उसका लाभ उठा लेता है। तो कविता का अंत इस तरह से होता है इस गीत का, इनका आपस में दो बड़ी ताकतें जब लड़ने लग जाती, छोटी से छोटी ताकत भी उसका लाभ उठाती। ये हम हर संदर्भ में देख सकते हैं, देशों के संदर्भ में देख सकते हैं, समाज के संदर्भ में देख सकते हैं, सारे संदर्भ इसमें शामिल हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, लड़ेंगे तो दूसरे ही इसका लाभ उठाएंगे। बहुत खूब। अब इस प्रोग्राम के अंत में चलते चलते एक सवाल संक्षेप में इसका उत्तर चाहूँगा कि इस किताब की उपयोगिता, यानी अब के समाज में जो कि बच्चों को क्या मोरल टीचिंग देते हैं हम, तो एक तो कहानियाँ हैं, दूसरे ये गीत कथाएं हैं, तो जो गार्जियन है जो बच्चों को सिखाता है उनके लिए तो कई ऑप्शंस हो गए, वो गीत भी सुना सकता है कहानी सुनाने के साथ साथ। तो इस किताब की उपयोगिता पर चंद शब्द। एक तो ये है कि पेरेंट्स को भी ये किताब समझ में आ सकती है। आज एक मुश्किल ये है कि पेरेंट्स ही बहुत सी किताबों को नहीं समझ पाते हैं, तो ये एक बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है, तो पेरेंट्स को समझ में आ सकती है, वो बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया मैडम आपका, हम आप इस प्रोग्राम में आई और इतनी दिलचस्प और इतनी ज्ञानोपयोगी बातें आपके और हमारे दरमियान हुई। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की हयात व खिदमात के मुतालिक जानेंगे। नाम प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। पैदाइश 11 फरवरी 1931, जिला दूकी, पाकिस्तान। वफात 15 जून 2022, शारलोट। 20वीं सदी के निस्फ़े आखिर में उर्दू ज़बान व अदब पर जिन अदबी शख्सियात की कहकशां ने तक़सीम के बाद की नामसाइद फिजा में उर्दू अदब को नई रोशनी और नई बुलंदियों से आशना किया, उनमें एक अहम नाम प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की तनकीदी काविशों और तहरीरी सरगर्मियों का सिलसिला निस्फ सदी से ज़ायद अरसे का इहाता करता है। इस तवील अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ अदबी नजरियात व रुझानात के साथ खुद को हम आहंग रखने में कामयाबी हासिल की। उनके तनकीदी रवैये में यखरुकेपन के बजाय बोकलमुनी पाई जाती है। गर्चे उन्होंने तरक्की पसंदी के बाज़ पहलुओं की शिद्दत से नफी की और अपनी तनकीदी फिक्र को जदीदियत के ताबे रखने की सही की, लेकिन बात को जदीदियत की फिक्री बेसमती और समाजी व तहजीबी बेसरोकारी ने उन्हें जदीदियत के इनहिराफ पर माइल किया। 80 की दहाई में तेजी से बदलते हुए आलमी मनाजिर में मगरिब में परवान चढ़ रही माबाद जदीदियत के रवैये को उन्होंने अपनी तनकीदी फिक्र के मरकजी महवर के तौर पर इख्तियार किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उर्दू में साख्तियात, बस साख्तियात, लिसानियात और माबाद जदीदियत से मुताल्लिक़ तसव्वुरात को मुतारिफ कराने में सबसे नुमाया रोल प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का है। उन्होंने अपनी तहरीर में फिक्री तनकीद, अदियायत से भले ही परहेज किया, लेकिन समाजी व तहजीबी सरोकार के वो मुनकिर नहीं दिखाई देते। यही वतीरा उन्हें तरक्की पसंदी और जदीदियत दोनों में ममेज करता है। तो नाजरीन, यहीं अख्तिताम पजीर होता है प्रोग्राम किताब कायनात का ये शुमारा। अगले शुमारे में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.